आज हम देखेंगे लॉजिक में अर्थात तर्कशास्त्र के कुछ प्रमुख प्रत्यय। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि तर्कशास्त्र किसे कहते हैं। तर्कशास्त्र भी अन्य विषयों की तरह एक विषय है जो मूलतः विभिन्न प्रकार के तर्कों की समीक्षा करता है। इसका अभिप्राय यह है कि जितनी भी युक्तियां हैं और उन युक्तियों में जो तर्क विद्यमान है, उन तर्क में अगर ऐसी कोई अतार्किकता है, उस अतार्किकता की छटनी या एक गलत तर्क को अच्छे तर्क से अलग करना, ये तर्कशास्त्र का काम है। तर्कशास्त्र विशेष करके तर्क में किसी भी प्रकार की तार्किक दृष्टिकोण से आई हुई अशुद्धता को हटाता है और उस तर्क को शुद्ध करता है। अब सर्वप्रथम ये देखें कि वाक्य और तर्क वाक्यों में क्या फर्क है। वाक्य साधारण रूप से शब्दों से मिलकर बनाया हुआ एक प्रकार से सेंटेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह होता है और इसमें एक उद्देश्य भी होता है, विधेय पद भी होता है। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि वाक्य जो साधारण रूप से भाषा में जो पाए जाते हैं, उस प्रकार के वाक्य तर्कशास्त्र में नहीं होते। तर्कशास्त्र में जो वाक्य बनेगा उसे तर्क वाक्य कहते हैं और इन तर्क वाक्यों की खास बात यह है कि ये तर्क वाक्य या तो सत्य होते हैं या असत्य। वाक्य भाषा में कई प्रकार के होते हैं। वाक्य आदेशात्मक भी हो सकता है, वाक्य प्रश्न के रूप में हो सकता है, वाक्य विस्मय के रूप में हो सकता है, वाक्य किसी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हुए हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें तर्क वाक्य में नहीं होती। तर्क वाक्य युक्ति की एक इकाई होती है और तर्क वाक्य या सत्य होंगे या असत्य होंगे। ये तर्क वाक्य की खास बात है, जिसे अंग्रेजी में प्रोपोजिशन भी कहते हैं, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन भी कहते हैं। और हिंदी में इसके कई अनुवाद हैं, जैसे तर्क वाक्य है, प्रतिज्ञप्ति है, प्रकथन है और कुछ पुस्तकों में कथन भी प्रोपोजिशन का अनुवाद के रूप में मिलता है। अब यहाँ पे जानना जरूरी है कि सत्यता और वैधता में क्या फर्क है। सत्यता तर्क वाक्य की विशेषता है, अर्थात एक तर्क वाक्य ही सत्य होगा या असत्य। लेकिन वैधता युक्ति की विशेषता होती है और एक युक्ति जो होगी वो सत्य नहीं होगी और ना ही असत्य होगी। युक्ति वैध होगी या अवैध होगी। ये जो अंतर है, ये तर्कशास्त्र में सबसे पहले स्पष्ट होने चाहिए कि वाक्य क्या है, तर्क वाक्य क्या है, सत्यता क्या होती है, वैधता क्या होती है। वैधता युक्ति पर लागू होती है और यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि सत्यता तर्क वाक्य पर लागू होता है। वाक्य जब एक प्रकार से निरपेक्ष आकारिक संरचना का रूप लेता है तो वह तर्क वाक्य कहलाता है। अर्थात मानक आधार के रूप में जो निरपेक्ष तर्क वाक्य होगा वह ही तर्क वाक्य कहलाता है। दूसरा बिंदु इसमें जो मुख्य आ रहा है वो यह है कि तर्कशास्त्रों में तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ए तर्क वाक्य, ई, आई और ओ। पूरे तर्कशास्त्रों में तर्क वाक्यों को चार में विभाजित किया गया है: ए तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य एवं ओ तर्क वाक्य। ए तर्क वाक्य की संरचना हमेशा इस प्रकार से होगी: सभी एस पी हैं।
यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि S से अभिप्राय क्या है, P से अभिप्राय क्या है। S का अर्थ है सब्जेक्ट और P का अर्थ है प्रेडिकेट। इसलिए एक तर्क वाक्य का जो S है वो उद्देश्य पद कहलाता है और जो P है वो विधेय पद कहलाता है। इस वाक्य में आप देखें सभी राजनीतिज्ञ ये उद्देश्य पद है और नागरिक ये विधेय पद है या प्रेडिकेट। इसी प्रकार से ई जो तर्क वाक्य होगा उसका भी एक उद्देश्य होगा और विधेय पद होगा और एक संयोजक होगा। इन सभी चारों तर्क वाक्यों में उद्देश्य पद है, विधेय पद है और एक संयोजक है। अब इस ए तर्क वाक्य में जो उद्देश्य पद है वो है राजनीतिज्ञ और विधेय पद है नागरिक एवं संयोजक है। जो है पद आ रहा है ये तर्क शास्त्र के अनुसार एक तर्क वाक्य का संयोजक है। सभी जो पद है ये परिमाण की दृष्टि से इस पद को लिखा गया है और इस परिमाण के अनुसार अर्थात ये जो सभी पद है इसके अनुसार ये तर्क वाक्य सर्वव्यापी कहलाता है और गुण के दृष्टिकोण से ये तर्क वाक्य विधेयात्मक है। इसी प्रकार से ई तर्क वाक्य परिमाण के दृष्टि से सर्वव्यापी है लेकिन गुण के दृष्टि से ये तर्क वाक्य निषेधात्मक है। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य परिमाण के दृष्टि से अंशव्यापी है और गुण की दृष्टि से ये तर्क वाक्य विधेयात्मक होगा अर्थात सकारात्मक। वो तर्क वाक्य परिमाण की दृष्टि से अंशव्यापी है लेकिन गुण की दृष्टि से ये निषेधात्मक है। इन चारों तर्क वाक्य में दो वाक्य ऐसे हैं जो विधेयात्मक है और वो है ए एवं आपके ओ तर्क वाक्य। ये दोनों तर्क वाक्य गुण की दृष्टि से विधेयात्मक है और ई एवं ओ तर्क वाक्य गुण की दृष्टि से ये निषेधात्मक कहलाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि परिमाण की दृष्टि से जो दो तर्क वाक्य सर्वव्यापी है वो है आपके ए तर्क वाक्य और ई तर्क वाक्य। ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी है और ई तर्क वाक्य भी सर्वव्यापी है। इसीलिए ए तर्क वाक्य को यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन भी कहते हैं अर्थात सर्वव्यापी विधेयात्मक तर्क वाक्य और ई तर्क वाक्य को यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन कहते हैं अर्थात सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य सर्वव्यापी नहीं है लेकिन अंशव्यापी है। तो आई तर्क वाक्य अंशव्यापी विधेयात्मक हो जाएगा एवं ओ तर्क वाक्य सर्वव्यापी नहीं है लेकिन अंशव्यापी है और गुण की दृष्टि से ये तर्क वाक्य आई तर्क वाक्य विधेयात्मक हो जाएगा और ओ तर्क वाक्य गुण की दृष्टि से अंशव्यापी है लेकिन परिमाण की दृष्टि से अंशव्यापी है लेकिन गुण की दृष्टि से ये विधेयात्मक है। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देखें तो ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी विधेयात्मक है, ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी निषेधात्मक है और आई तर्क वाक्य अंशव्यापी विधेयात्मक है और ओ तर्क वाक्य अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। ये तर्कशास्त्र में चार प्रकार के तर्क वाक्यों की संरचना है। अब ये तर्क वाक्य किस प्रकार से सर्वव्यापी बने और किस प्रकार से अंशव्यापी बने इसकी संरचना मैं अगली कक्षा में इसको विस्तार से समझाऊंगा। थैंक यू।